नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की डेट है 23 दिसंबर 2024 और हम देख लेते हैं। हमारे पास में आज 6 से 7 आर्टिकल्स हैं जिनको हम देखेंगे। आज ऋषभ सर ये रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, एक्चुअली कुछ उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से। तो ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास में जो भी आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में। पहला आर्टिकल है असम बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड। अभी रिसेंट स्टडीज़ ये कह रही हैं कि पिछले 27 सालों के अंदर असम जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ उसका भी नॉर्थ ईस्ट जो है, वहाँ पर 72% तक बर्ड्स की जो स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है। और ये स्टडी कंडक्ट की गई है असम की एक वेटलैंड है जिसका नाम है बोर्दोईबम बीलमुख बर्ड सेंचुरी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोर्दोईबम बीलमुखम, ठीक है, जो कि असम के भी नॉर्थ ईस्ट में है। और ये जो बेसिकली बर्ड सेंचुरी है, ये एक वेटलैंड है, ठीक है, वेटलैंड है, बहुत ही स्मॉल एरिया है इसका। और लोकेशन एग्जैक्ट बताएं तो ये असम के धेमाजी और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। ये देखो, पहले तो एकदम फ्लैट एरिया हुआ करता था, बट 1950 में यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये एरिया डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, मतलब खड्डा बन गया। और इसी के पास है सुबनसिरी रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना। वो यहाँ पर उसका पानी जो था ना, वो इसमें आ करके गिरने लग गया। बट हमें ये पता है कि हमारे देश के अंदर जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वहाँ पर जो भी रिवर्स फ्लो होती है ना, उनकी एक क्वालिटी है कि वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है, क्योंकि उनके पास में अच्छा खासा सेडिमेंट रहता है, सेडिमेंट्स की क्वांटिटी अच्छी खासी रहती है। तो सुबनसिरी भी पहले तो इधर से एकदम फ्लो होती थी, बट आज के टाइम पे सुबनसिरी थोड़ा 6-7 किलोमीटर मूव कर गई है। तो यहाँ पर फिर भी जब भी बाढ़ थोड़ा बहुत आती है सुबनसिरी के अंदर, तो उस टाइम पर यहाँ पे पानी फिल हो जाता है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा 1996 में स्टेटस दे दिया गया था, ये हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा हाइड्रोलॉजी की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पानी कहाँ से आता है। सुबनसिरी जो कि ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और आज के समय पर ये जो लेक है ये बेसिकली 7 किलोमीटर दूरी पर जा चुकी है, क्योंकि सुबनसिरी मूव ऑन कर गई। इसके अलावा यहाँ पर आपको किस तरीके की क्लाइमेट दिखेगी, देखो नॉर्थ ईस्ट में है तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी, जहां पर एनुअल रेनफॉल 2000 mm इजीली दिखेगा, मतलब अच्छा खासा रेनफॉल है। इसके अलावा फ्लडी कंडीशंस हैं, तो वेटलैंड तो बनेगी। वेटलैंड का मतलब क्या है कि पानी है मोर और लेस आपको 6 मीटर से ज़्यादा ना मिले हाइट में, ठीक है। और वहां पर आपको एक तरीके से लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम, उन दोनों के बीच का एक जोन दिखे, जिसको इकोटोन भी बोल दिया करते हैं, ऐसा। तो आपको पता है कि बर्ड्स की सबसे ज्यादा आपको स्पीसीज मिलेगी इकोटोन में, जब दो इकोसिस्टम ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर मैकेनिज्म है। फ्लड वैली ग्रासलैंड्स में मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आती रहती है, आपको पता है ब्रह्मपुत्रा वैसे नोटोरियस है कितनी ज़्यादा, है ना, हर साल। फौना की बात करें तो यहाँ पर माइग्रेटरी वाटरफॉल भी मिल जाएंगे इस टाइम पर, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं। इसके अलावा स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स भी आते हैं, जो कि नियर थ्रेटन्ड है IUCN के अंदर। और लेसर एडजुटेंट, ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और स्वैम्प फ्रैंकोलिन, ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये यहाँ पर विजिट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मोर और लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है। इसके अलावा ये जो मैप है, इसके अंदर आपको यहाँ पर देखना होगा, ये दीपोर बील है, ठीक है। असम में बील है ना, उसको लेक को बोला करते हैं असमीज एंड बंगाली लैंग्वेज के अंदर, ओके। तो गुवाहाटी के पास में लोकेटेड है, या फिर कहीं मेघालय बॉर्डर के आसपास में लोकेटेड होगी। ये इकलौती रामसर साइट है, कहाँ की हम बात कर रहे हैं, आपके असम की, ठीक है। तो रामसर साइट का मतलब हो गया इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की साइट हो गई है। वेटलैंड इन असम की बात करें तो अगेन वेटलैंड्स वो होती हैं जहां पर इकोटोन है। इकोटोन का मतलब लैंड लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या वाटर एक्वाटिक इकोसिस्टम, दोनों की डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, तो रिच बायोडाइवर्सिटी है। इसके अलावा असम में ब्रह्मपुत्रा का जो बैंक है, वहां पर आपको अच्छी खासी वेटलैंड्स देखने को मिल जाएंगी, जिनको बील्स बोला जाता है। वहां पर जनरली आपको ऑक्सबो लेक आपको पता है किस तरीके से रिवर्स मिएंडर करके फ्लो करती हैं, तो जब वो शॉर्टकट मार लेती हैं इरोजन की वजह से, तो साइड में लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उन्हीं को ऑक्सबो लेक बोल देते हैं। और सीजनल फ्लड लेक्स भी बन जाती हैं, उनको बील्स बोल दिया जाता है। और ये जो एग्जाम्पल हमने देखा वो मोरलेस इसी का है। इसके अलावा ये जो बील्स होती हैं लेक्स हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वेटलैंड्स का काम क्या है, देखो एक तरीके से किडनी की तरह तो काम करती हैं। आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका प्रीवियसली कि कैसे ये हैवी मिनरल्स को, मेटल्स को फिल्टर करके फिर पानी को रिवर में जाने देती है। भाई सीधी बात है, यहाँ पर वेटलैंड है, इधर से बह करके रन ऑफ आ रहा है, ठीक है, खेतों से,
तो उस पानी को फिल्टर करके और उसको छोड़ेगी फिर उसके बाद में रिवर में, तो ऐसे में साफ पानी जाएगा रिवर में, राइट। तो ऐसे में फ्लड, बरसात बहुत ज़्यादा आ जाए तो फ्लड्स को कंट्रोल करने का काम भी हो गया। वाटर रेगुलेट करना, मैंने बताया किस तरीके से फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं। इसके अलावा डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। रामसर साइट की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दीपोर बिल इकलौती ऐसी साइट है जो असम में लोकेटेड है जिसको रामसर स्टेटस मिला, और साथ ही साथ बर्ड सेंचुरी भी बहुत सारी है असम में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। होता क्या है कि राहुल गांधी जी के ऊपर अभी आपको पता है पूरा केस चल रहा है, किस तरीके से पार्लियामेंट के बाहर थोड़ी सी धक्का मुक्की हो गई थी जिसकी वजह से बीजेपी के एमपीज हैं वो गिर गए थे, कान के लग गई थी, किसी के चक्कर आ गए थे। तो ऐसे में वहीं पर प्रोटेस्ट करने के लिए जब बीजेपी के एमपीज बाहर बैठे कि हाँ भाई लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे साथ इस तरीके से हाथापाई कर रहे हैं, तो वहीं पर एक बीजेपी की एमपी है वुमेन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आती है, फेंगनॉम नॉनयाक। उनके द्वारा ये कहा गया कि राहुल गांधी ने मेरे साथ बदसलूकी की है तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में वुमेन वाक का मामला आ गया ना, बस उस बात को लेकर के ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये कहा है राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर से कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कंटेक्स्ट तो ये है, मामला क्या है अब। तो ऐसे में हमें इस बॉडी के बारे में जान लेना चाहिए। नंबर 1, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी, दैट मीन्स एक कानून के तहत बनी हुई है। 1992 में स्थापना हुई थी। कानून है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। काम क्या है, वुमेन के राइट्स के प्रोटेक्शन का काम करना, और इसके लिए पहले भी प्रोविजन, कई बार रिकमेंडेशन आ चुकी थी कि भाई वुमेन प्रोटेक्शन के लिए पार्लियामेंट्री प्रोविजन होना चाहिए। तो 1974 में एक तो कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, और एक आप देखेंगे कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन 1988 आया था, उसने भी ये कहा था कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्टैब्लिश होना चाहिए। तो दोनों की रिकमेंडेशन हो गई ना, तो ऐसे में 1990 में कानून आ गया और इसकी स्थापना हो गई। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान रखना हमें। इसके अलावा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक तो चेयरपर्सन हो गए, बाकी 5 मेंबर। 5 मेंबर में एक अच्छी बात ये ध्यान रखनी है अपने को कि वो जो मेंबर होंगे ना उनमें से एक कैंडिडेट डेफिनेटली SC/ST कैटेगरी से होगा। ठीक है जी। इसके अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी जो कि मोर और लेस पूरे फंक्शनिंग को मेंटेन करके चले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चेयरपर्सन जो हो वो महिलाओं के कारण के लिए बहुत कुछ किया हुआ हो, एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो, और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने का उनके पास में टैग हो कि हाँ जी ये वाकई में अच्छे खासे अच्छे इंसान है, मतलब महिलाओं के हिसाब से। 5 मेंबर जो होंगे उनके पास में क्या स्किल होनी चाहिए कि देखो लॉ, लेजिस्लेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर या हेल्थ, इनसे रिलेटेड वो अवेयर हो, एजुकेटेड हो, उनसे रिलेटेड हो। मेंबर सेक्रेटरी की बात करें तो वो एक्सपर्ट होने चाहिए मैनेजमेंट में कि हाँ भाई पहली चीज तो सिविल सर्वेंट होंगे वो, और दूसरा महिलाओं से रिलेटेड कोई मामला है तो उसको अच्छे से मैनेज कर सके। तो इस तरीके से ये टोटल इनका कॉम्पोजिशन हो गया। इसके अलावा फंक्शन क्या है, फंक्शन देखो महिलाओं के इंटरेस्ट की बात करेंगे, और तो क्या है मेन तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल सेफगार्ड महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है उसको रिव्यू करना, उसमें अपना फीडबैक देना। इसके अलावा कहीं पर भी कोई कानून अगर बनाया जा रहा है तो उसमें क्या प्रोविजन महिलाओं के हिसाब से होने चाहिए तो उसके लिए रिकमेंडेशन देना। कहीं पर अगर महिलाओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनकी ग्रीवांसेज हैं तो उनको रेड्रेस करना, जैसा कि अभी ये लेटेस्ट केस अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं भाई कि किस तरीके से पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन हो जिससे कि महिलाओं को ज़्यादा फायदा हो, नुकसान मिनिमम हो। इसके अलावा मान लो महिलाओं को जेल में रखा हुआ है, ठीक है, क्राइम तो करती हैं, ऐसे में उनको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या उनके वुमेन होने के जो अधिकार हैं या उनके जो वेलफेयर स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो अगेन आवाज उठाना, नहीं हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया। टेन्योर की बात करें तो लगभग लगभग सबका ये 3 साल का टर्म रहता है, और वैसे हटाने का भी प्रोविजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको हटा सकती है, चाहे वो चेयरपर्सन हो या फिर मेंबर हो। कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले वो इंसॉल्वेंट साबित हो गए, दैट मीन्स पैसा ले लिया, पैसे को टाइम पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, समझ गए कि अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं, भाई सीधी बात है। दूसरा, आपको अपनी ऑफिस की ड्यूटीज तो करनी है बट उसके साथ साथ में आप एडिशनल काम भी कर रहे हो और प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो वो मामला थोड़ा सा फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये मामला आ सकता है वहां पर, तो इस वजह से हटाना पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा आप अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, इनकैपेबल हो, अनसाउंड माइंड, मतलब किसी कोर्ट ने ही बोल दिया कि भाई ये तो दिमागी तौर पर सही नहीं है तो भी हटाया जा सकता है। या ऑफिस का अब्यूज किया जा रहा है कि आप अपनी पोजीशन का यूज करते हुए आप लोगों के मतलब महिलाओं के लिए काम कर रहे हो बट महिलाओं के इंटरेस्ट के खिलाफ जाने लग गए,
तो वो चीज़ भी तो ठीक नहीं है। और ओवरऑल महिलाओं के अधिकारों का नाम लेकर के भी आप पब्लिक को परेशान करने लग जाओ तो वो भी गलत चीज़ है, तो वो चीज़ हो जाएगी अब्यूज़ ऑफ द ऑफिस। इसके अलावा मेंबर या चेयरमैन को कन्विक्ट कर दिया है, सेंटेंस दे दी कि भाई इस पर्टिकुलर मामले में आपने गड़बड़ी की है और इसके लिए आपको सजा दी जाती है, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हटा सकती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है समर्थ उद्योग भारत 4.0। देखो सीधी बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया हुआ इनिशिएटिव है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें हैवी इंडस्ट्री का मतलब आ गया कि हमारे यहां पर जो भी मशीनरी हम इंस्टॉल करके फिर इंडस्ट्री को एक्सपेंड करते हैं तो उनको कैपिटल गुड्स बोलते हैं ना, तो उन कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को हम एनहांस करना चाहते हैं। हम अप टू द मार्क कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट चीजों को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। तो उस चीज के लिए ये इनिशिएटिव है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम आप जानते हैं चल ही रहा है। तो ऐसे में काम क्या है कि हम हमारे देश के अंदर जो इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर है उसको एनहांस करना चाहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं। इसके लिए क्या किया जा रहा है, 4 स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब सेंटर्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। वो 4 कहां कहां पर हैं? पहला तो है दिल्ली में जिसका नाम है IITD AIA फाउंडेशन फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है आपका पुणे में जिसका नाम है C4I4 लैब पुणे महाराष्ट्र, जो सेंटर फॉर इंडस्ट्री हो गया। और एक आपका आ गया IISc बेंगलुरु में कर्नाटका में, और एक और बेंगलुरु के अंदर ही है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो डेवलपमेंट सेल। तो इस तरीके से 2 बेंगलोर हो गया, एक पुणे हो गया और एक आपका दिल्ली हो गया। टोटल 4 आपके मेन हब कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। इसके अलावा भी जो दूसरे एरियाज है वहां पर भी हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक तरीके से हब एंड स्पोक मॉडल में एक तरीके से इसी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपको चाहिए हब का मतलब सेंट्रल रोल प्ले करने वाला। तो जो पुणे वाली लैब है ना, पुणे वाला जो सेंटर बनाया जा रहा है, इसको तो बनाया जाएगा सेंटर और उससे कनेक्ट करेंगे 10 डिफरेंट इंडस्ट्री सेंटर्स को, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो उससे क्या होगा कि पुणे में जो कुछ भी हो रहा है उसका आइडिया फिर बाद में उन 10 को एक्सपेंड या 10 के साथ शेयर कर दिया जाए, तो एक ऑल इंडिया लेवल अप्रोच हो जाएगी इससे। बाकी जो ये मेन जो 4 सेंटर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, यहां पर तो रिसर्च डेवलपमेंट का काम होगा, किस तरीके से हम, आप देखोगे कि हमारे देश में कमी क्या है उसके ऊपर काम होगा, जो टॉप लेवल का काम होता है ना। फिर उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट कराने का काम होगा इन 10 सेंटर्स का, जो कि पुणे सेंटर से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या है इस इनिशिएटिव का? भाई सीधी बात है, हम हमारे यहां पर इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या देखते हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ साथ में आप क्रिप्टो करेंसी पे जा रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे जा रहे हो, बिग डेटा आप एनालिटिक्स पे जा रहे हो, तो वो सारी चीजें हम यहां पर इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग में। एक अवेयरनेस फैलाना कि भाई कैसे हम कस्टमर की डिमांड को समझ सकते हैं, क्या हमें मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच रखनी है इंटरनेशनल लेवल। इसके अलावा जो भी हमें स्किल्ड लेवल लेबर की जरूरत है तो उनको प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे दी जाए, राइट। इसके अलावा MSMEs और स्टार्टअप्स को हमें प्रमोट करवाना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमें बूस्ट करना है हमारी इकोनॉमी को तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को तो हमें और एक्सपेंड करने की जरूरत है, और वो भी हैवी इंडस्ट्री के अंदर करेंगे तो एक बेस मिलेगा जिससे एक सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ बनती है, नींव होती है बेसिकली अगर देखा जाए तो। फेजेस की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में इसका इंप्लीमेंटेशन। तो इनिशियल फेज तो देखो की स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना कि कहां पर हमें काम करने की जरूरत है, किसको ट्रेनिंग की जरूरत है, कहां पर हमें सेंटर खोलना है, वो सारी चीजें फर्स्ट फेज में, जो कि मोर और लेस अभी चल रहा है। फिर दूसरा फेज इसका आ जाएगा इंप्लीमेंटेशन फेज, जिसके अंदर क्या होगा कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सेमिनार, वर्कशॉप, नॉलेज शेयरिंग इवेंट्स ये ऑर्गेनाइज करोगे, और जो लोग, जिन की स्टेक होल्डर्स को आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होगा। साथ ही साथ फिर तीसरा फेज आ जाएगा कंसल्टेंसी एंड इंक्यूबेशन। दैट मींस आपका प्रॉपर जो भी स्टेक होल्डर्स आपने आइडेंटिफाई किया उन लोगों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कि हाँ भाई आपके पास में क्या रिसोर्सेज है, क्या कमियां हैं, उनको हम देखते हैं, फिर उनके साथ मिलकर के काम करना। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग हार्डवेयर आपको बनाने हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने हैं, इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स के लिए आपके पास टीम चाहिए, तो वो सारा काम फिर मिलकर के कंसल्टेंसी और इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे हो जाएगा। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं हमारे MSMEs और स्टार्टअप्स। सिग्निफिकेंस क्या है, हम ग्लोबल स्केल पे इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा जो भी हमारे पास में गैप है, अभी हमारे पास में लेबर तो बहुत है बट स्किल की कमी है मैन्युफैक्चरिंग में, उसको एक्सपेंड करना है। इंटीग्रेशन लेकर के आना स्मार्ट और सस्टेनेबल प्रोडक्टिव सिस्टम को। इसके अलावा हम इंडिया को जिस तरीके से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में आगे लाना चाह रहे हैं,
तो उस विजन को भी सपोर्ट करेगा ये समर्थ उद्योग भारत 4.0। नेक्स्ट आ जाता है इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाली गांव है, देखो ये गुजरात का बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इस गांव को 100% सोलर पावर्ड विलेज बना दिया गया है। ध्यान रखना इसमें टर्म है बॉर्डर विलेज, मतलब ये कि ये बेसिकली आप पाकिस्तान और गुजरात की इनकी बॉर्डर देखोगे तो यहां पर आप देखोगे ये है आपका मसाली विलेज, ठीक है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और यहां से ऊपर से आपको पता है ये राजस्थान आ ही जाता है, इधर यहां पर लोकेटेड है। ये पाकिस्तान से लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा एक तो मेन लैंड के साथ इंटीग्रेशन, दूसरा वहां के लोग जब इंडिया के लिए अच्छी सोच रखेंगे तो ऐसे में जो इन्फिल्ट्रेशन का ये जो प्रॉब्लम आता है उसको टैकल करना पॉसिबल होगा। और इसको आप ऐसे इंटीग्रेट करो जैसे चाइना अपने खुद के मल्टीपर्पज जो विलेजेस है वो डेवलप कर रहा है एलएसी के पास में, तो एग्जैक्टली ऐसा ही हम करना चाह रहे हैं हमारे बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, ये जो कुछ भी किया गया है बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लंबे समय से, उसी के तहत किया गया है, जिसमें बनासकांठा के 2 तालुका जो हैं उनको फोकस किया गया है। एक तो वाव तालुका, उसके 11 गांवों को इस तरीके से 100% सोलर करने की बात हो रही है, और एक है सुगमा तालुका, वहां पर भी इसी तरीके से 100% सोलराइजेशन करने की बात। इससे क्या होगा, फ्री में गांव वालों को बिजली मिलेगी ना, तो ऑटोमेटिकली फिर वो कहते हैं ना कि एक आता है कि हाँ भाई हम इस देश के हिस्से हैं, कोई हमारे साथ में अगर कुछ छेड़छाड़ करेगा तो हम फिर बाद में जवाब ढंग से देंगे। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एटसेट्रा आर द मेन कॉजेज, राइट। ध्यान रखें इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की अभी रिसेंट स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इस स्कीम की लॉन्चिंग हुई थी 15 फरवरी 2024। याद रख लेना, काम क्या है कि भाई गांव के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो सारी की सारी हम बिजली के ग्रिड से कनेक्ट करके दें, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और आज तो हमारे पास में भाई सोलर फैसिलिटी अच्छी खासी है, हमारा देश वैसे ही ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है ज़्यादातर, तो ऐसे में क्यों ना हम सोलर सिस्टम को एक्सपेंड करें। तो इसमें हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के लिए सोलर पैनल इंस्टॉल करता है ना, रूफ टॉप सोलर पैनल, तो उसमें सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, कितना, जितनी लागत आ रही है उसका 40%। और इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप घर की आपकी बिजली का खपत महीने का 0 से 150 यूनिट्स जा रहा है, तो आपको अपने घर में 1 से 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल कर लेना है, जिसमें गवर्नमेंट आपको 30 से 60 हजार तक सब्सिडी देगी। वहीं पर खर्चा अगर आपका 150 से 300 यूनिट जा रहा है तो 2 से 3 किलोवाट और सब्सिडी 60 हजार से 78 हजार रुपए। और अगर 300 यूनिट से ज्यादा कंजम्पशन है तो आपको 3 किलोवाट से ज्यादा का आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा सोलर पैनल का आपकी छत के ऊपर, जिसमें 78 हजार रुपए तक सोलर सब्सिडी आपको दे दी जाएगी। तो ये काम क्या है, एक तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इनको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब इसी में आप देखेंगे कि हो कहां रहा है, ये एग्जांपल कहां का लिया हमने, बॉर्डर एरिया का। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। दैट मीन्स सेंटर और स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स है ना, उनके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के ये एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों को एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं, एक तो आपके 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, तो वहां पर तो देखो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 10% उन स्टेट गवर्नमेंट्स का है। रिमेनिंग आप देखेंगे तो उनमें केवल लद्दाख है, एक यूटी है, जिसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बाकी जितने बच गए इस बॉर्डर एरिया में, वहां पर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, रिमेनिंग 40% स्टेट्स को खुद को अपने लेवल पे अफोर्ड करना है। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है कि एक तो रिक्वायरमेंट जो असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है वो दे दी जाए बॉर्डर एरिया में, और दूसरा सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, जिससे कि ये गांव खाली ना हो, शहरों की तरफ अपनी कहते ना कि लाइवलीहुड अर्न करने के लिए लोग माइग्रेट करके ना जाए, नहीं खाली हो जाएंगे बॉर्डर एरिया और दुश्मन फिर नुकसान कर देगा फिर हमें, है ना। ऐसे में हमारे देश के अंदर 16 स्टेट्स हैं मोटे मोटे, और 2 यूटीज हैं जो कि बॉर्डर एरिया में लोकेटेड है, जिनकी 117 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ध्यान रख लेना। काम क्या है मैंने बता दिया कि वहां पर कैसे भी करके लोग रुके रहें, तो जॉब भी देनी है, रहने की अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी, वो सारी चीजें वहां पर डेवलप करने का काम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका नेवर एवर फेलियर इन पेशेंट स्टडी सेफ्टी। एक आर्टिकल अभी रिसेंटली पब्लिश होता है जिसमें ये बोला कि देखो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, नेवर इवेंट्स, जो कि वाकई में हेल्थ केयर फैसिलिटी देते टाइम पे नहीं होने चाहिए। अगर वो होते हैं तो पेशेंट की जान तक भी जा सकती है। तो ऐसे में इस चीज के बारे में
आप देखेंगे कि 2002 में नेशनल क्वालिटी फोरम है यूएसए का, उसने इस बात को हाईलाइट किया था कि भाई कई बार क्या होता है कि डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, बट वहीं हॉस्पिटल में कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं जो कि इरिवर्सिबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को या तो बहुत बुरे तरीके से डैमेज होता है फिजिकल, या फिर वो उसकी डेथ ही हो जाती है। तो उसको कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जरूरत है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के चलते कि कहीं गड़बड़ हाथों से ना हो जाए, है ना। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। देखो वैसे देखा जाए तो ये स्टडी ये कह रही है कि हर 100 केसेस में से 100 पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें 1 से 2 केस ऐसे निकल के आते हैं जहां पर इस तरीके की नेवर इवेंट्स हो ही जाते हैं, और 2 से 3 ऐसे इवेंट्स होते हैं हर 100 में से जहां पर ज्यादा खतरे वाले तो नहीं, बट फिर भी इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो कि पेशेंट सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई पड़ता है। वैसे ये जो नेवर इवेंट्स है ना, ये इंडिया में कभी यूज नहीं होता, हाँ बाकी यूके, यूएस और कनाडा में इस तरीके के टर्म यूज होती रहती है। हमारे यहां पर जो टर्म यूज होती है वो मेडिकल नेग्लिजेंसी आपने सुनी होगी, या फिर लेट्रोजेनिक इवेंट्स सुने होंगे, ये हमारे फिर भी चलते हैं। बाकी मोर और लेस सिमिलर हैं ये वर्ड्स, ठीक है, मतलब एक ही है इनका। तो हमारे यहां पर लीगल फ्रेमवर्क या फिर जो कैटेगराइजेशन उसको कैसे देखते हैं, एक तो होता है मेडिकल नेग्लिजेंस। इसका मतलब ये कि आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो, बट परफॉर्मेंस देने से पहले आपका जो रिस्पॉन्सिबल टेस्ट होना चाहिए, जिसको बोलम टेस्ट बोलते हैं, मान लो कोई डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई सर्जरी कर रहा है, तो उसका पहले बोलम टेस्ट होता है कि हाँ भाई ये कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना जिम्मेदारी के साथ कोई सर्जरी को परफॉर्म कर रहा है। माना इसके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है सारी, पर परफॉर्मेंस करने के लिए जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी, तो वो चीज। इसके अलावा लेट्रोजेनिक इवेंट्स, कई बार क्या होता है मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से सर्जिकल एरर्स आ जाती है। आपने सुना होगा कि अंदर ही सीजर्स छूट गया, तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, ये वाकई में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती पेशेंट के लिए। बोलने को तो इवेंट बोल दिया हमने, इसको लेट्रोजेनिक इवेंट है, पर एक जने की जान जा सकती है, तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए प्रोविजन है। इसके अलावा मेडिकल मालअकरेंस भी होती है, इनको भी डिफाइन किया हुआ हमारे यहाँ पर। मेडिकल मालअकरेंस का मतलब सिंपल है कि मान लो आप किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो, बट ट्रीटमेंट के दौरान आप जो भी लेवल का ट्रीटमेंट दे रहे हो उसमें साइड इंजरी होने लग गई। जैसे मान लो किसी की हार्ट अटैक हुआ तो सीपीआर देने की जरूरत पड़ती है ना इमीडिएटली, तो उस टाइम पर एकदम से चेस्ट पे प्रेशर पड़ता है, तो हो सकता है कि पसली जो है वो फ्रैक्चर कर जाए, रिब फ्रैक्चर हो जाए, तो वो देखो साइड वाली चीज है। उसके लिए फिर वो चीजें ऐसी होती है, अनअवॉइडेबल होती है वो चीजें, जान बचानी जरूरी है, हड्डी तो बाद में जुड़ जाएगी, तो ये मेडिकल मालअकरेंस के अंदर आ जाता है। इसके अलावा इन इवेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो किस लेवल का हार्म देते हैं। कई बार क्या होता है कि रॉन्ग बॉडी पार्ट को ऑपरेट कर जाते हैं कुछ डॉक्टर्स, कई केसेस आते रहते हैं ना। इसके अलावा इंसुलिन या फिर कोई भी आप डोज दे रहे हो ड्रग की, वो एक्स्ट्रा चली गई, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, खून दिया जा रहा है तो वो मिसमैच कर गया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं भाई, सीधी बात है, शुरुआत होती है पेशेंट को डिस्कम्फर्ट से, इससे आगे फिर डिसेबिलिटी भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा ओवरलैप हो जाता है कई बार, जैसे मानो कि एक बीमारी ऑलरेडी चल रही है बट उसका ट्रीटमेंट करते करते देखा गया कि दूसरी और एड ऑन हो गई, तो ऐसे में वो उनको सेंटिनल इवेंट भी बोल दिया जाता है, या सीरियस रिपोर्टेबल इवेंट्स भी बोल दिए जाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी नेवर इवेंट्स की, और इंडिया में क्या टर्म्स है वो हमने अच्छे से देख ली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से थोड़ी इंस्टेबिलिटी राइज हुई है, तो उसको टैकल करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम को रीइम्पोज कर दिया है, पर्टिकुलरली मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में। मणिपुर में जिस तरीके से वायलेंस है वो उसको देखते हुए प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम क्या है। देखो 1958 में द फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया एक्ट, प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 आया था, जिसमें यह था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो कल्चरली बहुत ज्यादा यूनिक है, तो उनको हमें प्रोटेक्शन देनी है कि बाहरी लोग आकर के उस एरिया को डिस्टर्ब ना कर दे, ठीक है। तो ऐसे में उस एरिया को उस एरिया की सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हुए जो भी फॉरेनर्स इंडिया में आए और वो उधर की तरफ जाने की कोशिश करें जो कि प्रोटेक्टेड है, तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है ना। तो ऐसे में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के लिए ये फॉरेनर्स एक्ट ऑर्डर जो है ना वो इंप्लीमेंट किया गया था, बट अभी के टाइम पे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में इसको ला दिया गया है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी और रही सही में जिस तरीके से बांग्लादेश में ये तख्ता पलट हुआ उसके बाद में तो कुछ मामला ज्यादा ही बिगड़ गया। इसी के साथ साथ में जो इंडियंस हैं उनके लिए भी इनर लाइन परमिट रिजीम
इनर लाइन परमिट रिजीम जो है वो भी एप्लीकेबल होता है। इसमें क्या है कि इंडियंस भी अगर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाकर के विजिट करना चाहें, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में पार्शियली कुछ एरियाज में, तो इंडियंस को भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट लेना होगा जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उनको ट्रेवल करने के लिए। क्योंकि अगेन ये इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया था कि भाई सीधी बात है, इंडिजिनस ट्राइब्स एंड लोकल है, उनकी खुद की कल्चर है, आइडेंटिटी है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि टूरिज्म को प्रमोट करने के चक्कर में पता पड़ा कि उन लोगों की अपनी जो पर्सनल प्राइवेट लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उनकी हेरिटेज ट्रेडिशन वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजन किया गया था। ध्यान रखना, इससे संबंधित कहीं पर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं मिलेंगे एक्सप्लिसिटली। और ये जो इनर लाइन परमिट वाला जो मैं बता रहा हूं इंडियंस के लिए जो प्रोविजन है, वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन आया था 1873 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तब से ही इंप्लीमेंट होता हुआ चला जा रहा है। अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की बात करें तो इसमें एक बार एक इंडिविजुअल ने अगर वैलिड डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया तो वो 10 दिन के लिए वैलिड होगा। और रिसीव कहां से करना होता है उनको, या तो यूनियन होम मिनिस्ट्री से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, काम क्या है कि भाई आप अगर विजिट करना चाह रहे हो, फॉरेनर हो इन प्रोटेक्टेड एरियाज में, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, पासपोर्ट देना होगा, क्यों आप विजिट करना चाहते हो, उसकी आइटनरीज कितना कितना, कहां पर क्या जाओगे, क्या करोगे, पूरी डिटेल आपको सबमिट करनी होती है, तब आपको परमिशन दी जाती है। ध्यान रखना कि प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम के तहत भूटान के लोगों को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, यह हमें ध्यान रख लेना है। फिर आ जाता है आपका आज का लास्ट आर्टिकल, दैट इज डिंगा डिंगा। हो क्या रहा है कि अफ्रीका का जो युगांडा है ना, वहां पर एक मिस्टीरियस बीमारी फैल रही है जिसके चलते महिलाओं को ज्यादा प्रॉब्लम है, विमेन एंड गर्ल्स को। और उसके इन्फेक्शन के बाद में महिलाओं की बॉडी जो है ना वो अनकंट्रोल्ड मैनर में शेक करती है, मानो कि वो डांस कर रही है। अब आपको पता, लगातार अगर बॉडी शेक करेगी तो वीकनेस भी आएगी और कुछ लोगों के पैरालिसिस जैसा हाल हो जाता है कि वो नॉर्मली वॉक भी नहीं कर पाते। अभी तक इसके बारे में प्रॉपरली पता नहीं पड़ पा रहा है कि वायरल है क्या, बैक्टीरियल है क्या, इन्फेक्शन है। बट ये है कि इसके ऊपर प्रॉपर विजिलेंस रखने की जरूरत है और टाइमली मैनेजमेंट हो जाए तो ठीक है। ठीक है, तो इसका अभी कारण क्या है, फैला क्या है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही इसका प्रॉपर अभी सोल्यूशन पता पड़ रहा है। जब कारण ही नहीं पता तो सोल्यूशन कहां से पता पड़ेगा कि एनवायरनमेंट में ये वायरल इन्फेक्शन है क्या है। इसमें सिम्टम मैंने बताया कि बॉडी जो है वो डांस करने लग जाती है, अपने आप ही मूव करने लग जाती है अनकंट्रोल्ड मैनर में, जिसके चलते बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है और बेसिक मूवमेंट भी नहीं कर पाते कुछ लोग तो। ठीक है, तो इसमें अभी ट्रीटमेंट के नाम पर क्या दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक्स हैं, वो थोड़ी सी इफेक्टिव है, थोड़े टाइम में रिकवरी हो रही है। बट अगेन इसका क्या कारण है, क्या प्रॉपर इलाज है, कुछ पता नहीं है। डिंगा डिंगा युगांडा। ओके, अब आपसे ये देखो फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, इससे रिलेटेड ये हमने पूरा डिस्कशन किया है। जैसे बोर्दोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश में, नहीं असम में है भाई। नेक्स्ट ये जो वुमेन कमीशन था कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं स्टैच्यूटरी है। ठीक है, मसाली विलेज ये आपका फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज बन गया, यस इट्स ट्रू। इसके अलावा डिंगा डिंगा में अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट होते हैं, यस बिल्कुल ठीक है। क्या पाकिस्तान के पेशेंट्स को, पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट में एग्जम्पशन दिया हुआ है, नहीं जी भूटान को दिया हुआ है, सिंपल थी। ठीक है, बाकी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप PWOnlyIS ऑफिशियल ग्रुप को भी, चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।